हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां एक तरफ अनिका और रोहित की जिंदगी में अब हर तरफ से खुशियों ने दस्तक दे दी थी, वहीं उनकी लाइफ जैसे खूबसूरत राह पर आ गई थी। अनिका का चेहरा हर सुबह जैसे किसी नए उम्मीद के साथ खिलता था। अब ना कोई दुश्मन की चालें थी, ना कोई डर, बस सुकून और भरोसा। अनिका अब अपने सारे कामों को पूरी तसल्ली से संभाल रही थी। उसे अब किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत नहीं थी। वो पहले की तरह अपनी रूटीन लाइफ जी रही थी, बिना किसी भी तरह की उलझनों के। अनिका ने याददाश्त खो देने के नाटक को भी पूरी तरह छोड़ दिया था। डॉक्टर अमृता की पहचान भी अब जैसे उसकी लाइफ से मिट चुकी थी। वो जानती थी कि अब उसे उस रास्ते पर दोबारा कदम नहीं रखना। दमयंती देवी को लगभग उसने अपनी चालों से मात दे दी थी। एक एक करके उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। रोहित भी अब पूरी तरह निश्चिंत था। उसकी फैमिली में भी हर तरफ से सुकून था। हर सुबह की चाय पर परिवार की हंसी, हर शाम की डिनर टेबल पर एक साथ बैठकर हंसी जाक, ये सब अब उसकी दुनिया का हिस्सा बन गया था। लेकिन ठीक इसके उलट दमयंती देवी के किले में जैसे अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। वो किला जो एक जमाने में उसकी ताकत का गढ़ था, आज वहां सन्नाटा पसरा था। दमयंती की आंखों के सामने बार बार लच्छो और रुद्रमा देवी की मौत के मंजर आ रहे थे। हर रात उसकी आंखों में डर और बेबसी के सपने आते थे। उसके कानों में राजीव गुलेरिया की दी हुई धमकी बार बार गूंज रही थी। दमयंती, अब ये सब खत्म हो चुका है। उसकी आवाज़ जैसे दमयंती के मन को हिला देती थी। आज दमयंती को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपनी ही परछाइयों से डरने लगी थी। एक वक्त था जब उसके पास लच्छो थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत, जिस पर उसे बेहद घमंड था। एक वक्त था जब रुद्रमा देवी थी, उसकी छाया की तरह जो हर मुश्किल का तोड़ ढूंढ लेती थी। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसकी दुनिया जैसे धूल में बदल गई थी। उसका गढ़ उजड़ चुका था। उसकी ताजपोशी की सीट अब खाली थी और वो खुद उसमें बैठने लायक नहीं बची थी। दमयंती देवी के सामने चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आती, लेकिन रुद्रमा देवी और लच्छो के किसी न किसी सलाह या सुझाए रास्ते से वो हमेशा उस मुसीबत से बाहर निकल ही जाती थी। ये दोनों जैसे उसकी जिंदगी की ढाल थी। हर बड़ी से बड़ी चुनौती में भी ये उसकी ताकत बनकर खड़ी रहती थी। अब दमयंती देवी उन दोनों को बहुत याद कर रही थी। अकेले बैठे बैठे वो बार बार अपनी पुरानी यादों में खो जाती। उसकी आंखें भीग जाती थीं जब वो सोचती, काश आज लच्छो और रुद्रमा देवी दोनों जिंदा होती। काश लच्छो ने उस रात शांति से काम लिया होता। काश उस दिन वो इतनी जल्दबाजी न करती। अगर वो सब नहीं होता तो आज मैं इतनी बेसहारा और अकेली ना महसूस कर रही होती। वो खुद से सवाल पूछती, अगर सबको मरना ही था तो मौत मुझे क्यों नहीं आई? क्यों मुझे ही इन सब की यादों के साथ अकेला छोड़ दिया गया? अब उसके दिल में बार बार वही पछतावे की फीलिंग आ रही थी। उसे राजीव का चेहरा बार बार याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था वो रात जब दमयंती और राजीव किसी पार्टी में गए थे। वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी थी। चारों तरफ हल्की हल्की लाइट चल रही थी, म्यूजिक बज रहा था, लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे। लेकिन उस शोर में भी दमयंती का दिल डर से कांप रहा था। राजीव और दमयंती एक कोने में खड़े थे, दूर सबकी नजरों से। दमयंती ने धीरे से कहा था, हमें ऐसे अकेले नहीं मिलना चाहिए राजीव, ये सही नहीं है। राजीव ने उसकी बात को जैसे मजाक समझा। वो मुस्कुराया और बोला, दमयंती, बस एक रात की ही तो बात है, भूल जाओ ना सब कुछ, चिल करो। उसकी वो बातें जैसे दमयंती के दिल को चीर गईं। उस रात सब कुछ उलट पुलट हो गया। वो सब कुछ जो नहीं होना चाहिए था हो गया। उस रात की गलती चाहे जिसकी भी रही हो, दमयंती के लिए वो हमेशा एक जख्म बनकर रह गई। उस रात राजीव ने जबरदस्ती की थी। उसने दमयंती के साथ वो सब किया जो नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद दमयंती ने राजीव को फिर कभी अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। लेकिन उस रात का असर उसके दिल और शरीर दोनों पर गहराई से उतर गया। 1 महीने के बाद उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। उसे हर वक्त डिजीनेस महसूस होती। उसे अचानक चक्कर आने लगे। उसके चेहरे पर वो पुरानी रोशनी जैसे खो गई। दमयंती देवी को अब अपने शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी थी। उसे अब हर वक्त अजीब सी डिजीनेस, कमजोरी और फैटिग महसूस हो रही थी। उसका मन भी बहुत बेचैन हो रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं वो सब उस रात की वजह से तो नहीं हुआ? क्या कहीं उसकी हालत? वो सोच में डूब गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें जैसे रुकने लगी थीं। आखिरकार उसने ये सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए फैसला किया, टेस्ट करवाने का। दमयंती देवी ने खुद को बहुत मुश्किल से तैयार किया। उसने क्लिनिक में चुपचाप जाकर टेस्ट करवाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब वो अपनी रिपोर्ट देखने बैठी। जैसे ही उसने अपनी रिपोर्ट देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बस रिपोर्ट को देखती रही और अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके मुंह से धीमे से निकला, हे भगवान, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। वो कांपती हुई कुर्सी पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया।
उसका दिल अंदर से टूट गया, लेकिन फिर भी उसने तुरंत फोन उठाया और राजीव को कॉल करनी शुरू कर दी। वो बार बार कॉल कर रही थी। राजीव, उठाओ ये फोन, सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है। लेकिन राजीव का फोन लगातार रिंग होता रहा। उसने कॉल उठाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। दमयंती देवी का गुस्सा भी अब बाहर आने लगा था। वो रोते हुए बोल रही थी, क्यों नहीं उठा रहे हो राजीव? तुम्हें मेरी बात सुननी तो पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो अकेली पड़ गई हूं। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके दिमाग में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। दमयंती देवी का गुस्सा अब भी बाहर आने लगा था। वो रोते हुए बोल रही थी, क्यों नहीं उठा रहे हो राजीव? तुम्हें मेरी बात सुननी तो पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो अकेली पड़ गई हूं। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके दिमाग में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। आखिरकार उसने एक फैसला लिया, चाहे जैसे भी हो उसे राजीव से मिलना ही पड़ेगा। उस दिन दमयंती देवी ने राजीव को न जाने कितनी बार कॉल की, लेकिन राजीव ने जानबूझकर हर कॉल को इग्नोर किया। राजीव का असली चेहरा अब दमयंती को समझ आने लगा था। उसे लगने लगा था कि राजीव ने उससे सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकलवाया। अगले दिन सुबह दमयंती ने अपना दुपट्टा ठीक किया, गहरी सांस ली और चुपचाप राजीव के घर की तरफ चल दी। वो बिना किसी को बताए उसके घर पहुंची। घर बिल्कुल शांत था, कोई आवाज नहीं थी। दमयंती ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। घर में कोई नहीं था। उसके कदम धीरे धीरे राजीव के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजीव अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। वो अपने लैपटॉप पर कुछ फाइल्स देख रहा था, जैसे कुछ सीरियस काम कर रहा हो। कमरे का दरवाजा पहले से ही थोड़ा ओपन था। जैसे ही राजीव ने दमयंती को देखा, वो बुरी तरह से चौंक गया। अब राजीव एकदम हैरानी से दमयंती की ओर देखता है। उसके चेहरे पर सरप्राइज और डर एक साथ दिखाई देता है। वो थोड़ा पीछे हटता हुआ कहता है, दमयंती, तुम यहाँ कैसे आ गई? और तुमने मेरे घर का एड्रेस कैसे ढूंढा? दमयंती की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो बिना किसी डर के सीधे उसकी आंखों में देखती रही। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, राजीव, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आज मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना। राजीव ने एक बार फिर से अपनी आवाज को सख्त बनाते हुए कहा, देखो दमयंती, अगर वो पार्टी वाली बात तुम फिर से दोहराने आई हो तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो सिर्फ एक मिस्टेक थी। भूल जाओ उसे। मैं चाहता हूं कि तुम भी उसे अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो। बार बार मुझे उस रात की याद मत दिलाओ। दमयंती का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसकी आवाज में गजब का आत्मविश्वास था। उसने कहा, राजीव सुनो, आई एम प्रेग्नेंट। कमरे में जैसे सब कुछ पॉज हो गया। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल साइलेंट हो गया। राजीव की आंखें इतनी बड़ी हो गईं जैसे वो किसी भूत को देख रहा हो। राजीव ने घबराते हुए एक कदम पीछे लिया और अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए बोला, क्या बोल रही हो तुम? तुम पागल हो गई हो क्या? ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, समझी? माना कि उस रात सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है। दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। वो डरी हुई नहीं थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राजीव, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम जानते हो, उस रात सिर्फ तुम और मैं थे। तुम्हें सब कुछ याद है। तुम इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते। तुमने जो किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम भाग नहीं सकते। राजीव अब और भी गुस्से में आ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं उठाऊंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुझे इस सब में नहीं घसीटो, समझी? जस्ट गो। दमयंती के आंसू अब उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसने गुस्से और दर्द में कांपती आवाज में कहा, राजीव गुलेरिया, तुम जानना चाहते हो न कि रनिंग अवे कितना आसान होता है, लेकिन तुम्हारा एक फैसला मेरी पूरी जिंदगी बदल चुका है। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अंदर एक और जिंदगी पल रही है, और वो तुम्हारी जिंदगी है। तुम चाहो या ना चाहो, इस बच्चे के फादर तुम ही हो। राजीव का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो चुपचाप पीछे मुड़ गया और दीवार की तरफ देखने लगा। दोनों के बीच कुछ पल के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब दमयंती ने एक लंबी सांस ली और कांपती हुई आवाज में कहा, ठीक है राजीव, अगर तुम इस बच्चे को नहीं अपनाना चाहते तो मत अपनाओ, लेकिन मैं मदर बनने से पीछे नहीं हटूंगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है और मैं इसे किसी भी हाल में एक्सेप्ट करूंगी। वो इतना कहकर मुड़ी और दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसकी चाल में एक अजीब सी डिटर्मिनेशन थी। तभी राजीव की आवाज धीमे से उसके कानों में पड़ी, दमयंती रुक जाओ, मुझे बात करनी है। लेकिन दमयंती ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। उसने अब एक भी पल के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए, बिना कुछ बोले वहां से बाहर चली गई। दरवाजा उसके पीछे से क्लोज हो गया। उसकी आंखों में आंसू बहते थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक मजबूती साफ नजर आ रही थी,
जैसे उसने अपने मन में एक बहुत बड़ा संकल्प लिया हो। अब दमयंती जानती थी कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने खुद से और अपने आने वाली जिंदगी से एक वादा कर लिया था। अब चाहे कुछ भी हो, वो इस बच्चे को इस दुनिया में लाएगी और उसे अपनी पूरी ताकत और प्यार से पाल पोस कर बड़ा करेगी। ऐसे ही कुछ महीने बीतते गए। हर रोज का संघर्ष, लोगों के ताने और अपनी तकलीफों के बीच दमयंती अपने बच्चे की केयर करती रही। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसकी हालत कमजोर जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति और सुकून था। कुछ घंटे बाद दमयंती ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उसकी मासूम सी आवाज ने जैसे दमयंती की सारी थकान और दर्द को मिटा दिया। वो बच्ची को अपनी गोद में उठाकर देख रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, पर एक नई उम्मीद भी थी। एक नर्स उसके पास आई, मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो, बच्चा बहुत प्यारा है। दमयंती ने अपनी भीगी हुई पलकें पोंछी और मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब ये बच्चा ही मेरी असली स्ट्रेंथ बनेगा, यही मेरी दुनिया बनेगा। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, बस मेरी ये बेटी और मैं। उसके बाद दमयंती ने राजीव से कोई कांटेक्ट नहीं किया। उसने अपने आप को पूरी तरह से अपनी बच्ची की देखभाल में लगा दिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों के बाद जब राजीव को उसके फैमिली हाउस गुलेरिया हाउस से उसकी हरकतों के चलते निकाल दिया गया, तभी उसने दमयंती से फिर से मिलने की कोशिश की। राजीव की चालाकी और उसके झूठे वादे, जो दमयंती को कभी कमजोर कर देते थे, फिर से सामने आ गए। उसने दमयंती को मिलने के लिए मजबूर किया और इस बार उसने दमयंती को उस अमर बूटी की टेम्पटेशन दी, वो जड़ी बूटी जिसके बारे में दमयंती ने बहुत सुना था। राजीव ने बड़े चालाक अंदाज में कहा, दमयंती, सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो। ये अमर बूटी तुम्हें वो सब दे सकती है जो तुमने कभी चाहा भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक चांस है, एक मौका जिसे तुम नहीं गंवा सकती। दमयंती का मन अंदर से कांप गया। वो जानती थी कि राजीव झूठा था, लेकिन उस जड़ी बूटी की ग्रीड ने एक पल के लिए उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। दमयंती फिर से उसकी बातों में फंस गई। राजीव ने अपने मीठे झूठ और लालच भरे वादों से उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। दमयंती ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वो सब कर डाला जो शायद किसी औरत ने कभी नहीं किया होगा। उसने अपनी प्यारी बेटी लच्छो की पहचान भी इस दुनिया से छुपा दी। वो बच्ची जो उसकी जान थी, उसे भी एक अनदेखे अंधेरे में डाल दिया। राजीव की साजिशों और चालों के चलते दमयंती को अपने आप को इस दुनिया के सामने मृत तक साबित करना पड़ा। उसकी सारी पहचान, उसकी सारी खुशियां, सब कुछ मिटा दिया गया था। इन सब बातों को आज याद करके दमयंती का दिल जैसे फट रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो फूट फूट कर रो रही थी, जैसे उसके भीतर का सारा दर्द बहकर बाहर आ गया हो। अब दमयंती को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। वो जान चुकी थी कि वो राजीव के ट्रैप में फंस चुकी थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया था। आज उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, किससे अपने दिल की बात कहे। उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई अपना नहीं था। उसकी जिंदगी जैसे किसी सुनसान रास्ते पर पहुंच गई थी, जहां कोई उम्मीद की किरण तक नहीं बची थी। राजीव ने उसे हमेशा इस्तेमाल किया। हर बार जब दमयंती ने उसे सपोर्ट किया, उसने उसे धोखा दिया। आज तक राजीव ने उसकी बेटी को एक बाप का नाम तक नहीं दिया। जिस अमृतत्व को पाने के लिए उसने अपनी हर खुशी, अपनी मासूम बेटी और अपना नाम तक मिटा दिया था, आज वो अमृतत्व भी उसे नहीं चाहिए था। दमयंती ने अपने दिल से फैसला कर लिया था, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो राजीव की किसी भी चाल में उसका पार्टनर नहीं बनेगी। उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया। मैंने राजीव के हर अच्छे बुरे काम में उसका साथ दिया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ दर्द, सिर्फ आंसू और एक ऐसा अकेलापन जिसमें कोई उम्मीद बाकी नहीं। दमयंती को याद आया कि कैसे उसने अपनी बेटी के फ्यूचर को भी अपने झूठ और लालच में फंसा लिया था। उसने अपनी माँ, अपनी बेटी और खुद को भी धोखा दिया। अब वो खुद से कह रही थी, मुझे अब उस अमृतत्व का कोई लालच नहीं। वो सिर्फ एक इल्यूजन था, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। जिस दुनिया में मेरी बेटी के लिए कोई जगह नहीं, मेरी माँ के लिए कोई जगह नहीं, वहाँ मैं अब कुछ भी नहीं चाहती। उसके मन में एक अजीब सी शांति और दृढ़ निश्चय आ चुका था। दमयंती ने अब राजीव की सच्चाई पूरी तरह देख ली थी और अब उसे किसी भी तरह से अपने अंदर कोई डर नहीं था। अब दमयंती ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अब मैं अनिका को आने वाले राजीव नाम के इस खतरनाक थ्रेट के बारे में सब कुछ बता दूंगी, उसे सचेत कर दूंगी और फिर जो भी होगा उसे सामना करूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी काम करने हैं। मुझे नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, इस सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना तय है, अब मैं किसी भी हाल में अपने इस डिसीजन से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो। ये सब सोचते हुए दमयंती का चेहरा एकदम शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प की झलक थी। उसने अपनी एक स्त्री सिपाही को इशारे से अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि अब वो किसी भी प्रेशर में झुकने वाली नहीं थी। दमयंती ने गहरी आवाज में कहा, सुनो,
जल्दी से हमारी हर एक स्त्री सिपाही को यहाँ बुलाओ, मुझे सबसे मिलकर बहुत जरूरी बात करनी है। और हाँ, रोहित ने अनिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और डर साफ दिख रहा था। अनिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना डर है। जब कोई अपना सालों बाद हमारी जिंदगी में वापस आता है तो उसे खोने का डर भी उतना ही गहरा होता है। मैं ये सब कुछ अच्छी तरह समझता हूँ। जब आयशा माँ वापस आई थी तो मैं भी बहुत डर गया था। मैं हर वक्त यही सोचता रहता था कि कहीं वो फिर से मुझे छोड़कर चली न जाएं। मैं उन्हें हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहता था। रोहित ने अपनी पकड़ को थोड़ा और मजबूत किया। अनिका, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब कोई अपना अचानक लौट आता है तो उसे खोने का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हमें इस डर को जीतना होगा। हमें अपने अपनों को संभालना होगा। हमें ये यकीन रखना होगा कि हम एक दूसरे को फिर से नहीं खोएंगे। याद है अनिका, जब आयशा माँ महामारी के बीच हमारे पास वापस आई थीं, उस वक्त हम दोनों ने उनसे लेकर कितनी ही रातें बिना सोए गुजारी थीं। हम दोनों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक डर था कि कहीं हम फिर से उन्हें खो ना दें। तुम तो इतनी बहादुरी से अक्षय का सामना करने पहुंच गई थी जब उसने माँ को होस्टेज बना लिया था, और फिर तुमने माँ को वहां से अपनी साहस और हिम्मत से बचा भी लिया था। रोहित ये सब याद करते हुए एक पल को मुस्कुरा दिया। अनिका के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं फिर वही डर झलक रहा था। फिर अचानक अनिका ने अपनी कार के ब्रेक जोर से दबा दिए। एक पल को तो रोहित का दिल जैसे रुक ही गया। उसने घबराकर कहा, व्हाट हैपन? लेकिन तभी उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। वे लोग अब गुलेरिया हाउस के सामने थे। वहां दमयंती देवी का किला जैसे फिर से जीवित हो उठा था। किले के ऊंचे रेत के टीले के पास बहुत सारी सिपाही औरतें खड़ी थीं। उनके चेहरे पर डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि माँ साहब ने उन्हें इतनी जल्दी और अचानक से यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। कई सिपाही औरतों के मन में अजीब सा डर था। उन्हें लग रहा था कि कहीं माँ साहब कोई कठोर सजा न दे दें। कोई भी ये नहीं जानता था कि माँ साहब का अगला आदेश क्या होगा। दमयंती देवी ने उनकी बेचैनी को देख लिया। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम सब सोच रही हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, लेकिन मैं सबको सच बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम सब मुझे सही मानती हो। तुम सब इस किले से बाहर नहीं जाना चाहती हो। तुम सबने मुझे देवी समझा, लेकिन सच्चाई ये है कि गलती मेरी ही थी। मैंने ही सबको धोखा दिया। मैंने ही अपने फैसलों से तुम सबका जीवन बर्बाद कर दिया। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई की आग भी थी। आज जब मैंने अपनी माँ को और लच्छों को खो दिया, तब मुझे सब कुछ समझ आने लगा है। शायद ये सब मेरा पछतावा है। मैंने तुम सबके साथ जो कुछ भी किया उसका कोई माफी नहीं है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम सब इस जगह से वापस चली जाओ। अब तुम्हें किसी भी मास्क में रहने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें इस किले की कैद में रहने की जरूरत नहीं है। दमयंती देवी की ये बातें सुनकर सारी सिपाही औरतें एक पल के लिए जैसे स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों में सवाल थे, डर था और भविष्य की चिंता थी। वे ना तो इस दुनिया में वापस जाना चाहती थीं, ना ही इस किले को छोड़ना चाहती थीं। उनके लिए तो सब कुछ यहीं पर खत्म हो चुका था। लेकिन दमयंती देवी की आंखों में वो सच्चाई और पछतावा देखकर वे सब कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाईं। मैंने जिनको अपना समझा वे ही मेरे सबसे बड़े शत्रु निकले। दमयंती ने अपनी बात जारी रखी, और जिनको मैं दुश्मन समझती रही वही लोग सच्चे थे। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी फैसले की वजह से तुम सबको अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़े। अब तुम सब आज़ाद हो, यहाँ से जा सकती हो, अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकती हो। दमयंती देवी की ये बातें सुनकर हर एक औरत के मन में जैसे एक तूफान उठ गया। अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। वे जिस दुनिया को छोड़ आई थीं, वहां लौटना असंभव था। जब से उनकी उस दुनिया में जीने की उम्मीदें खत्म हुई थीं, तब से ही उन्होंने दमयंती देवी के किले में ही अपने संसार को ढूंढना शुरू कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि शायद ये वही जगह होगी जहां वो सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। हर किसी के दिल में एक छोटी सी उम्मीद होती है कि कहीं तो ऐसी जगह होगी जहां सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अब जब दमयंती देवी ने खुद ये कह दिया था कि वो भी अपने मिस्टेक्स को मानती है और चाहती है कि सब अपनी अपनी लाइफ में वापस लौट जाएं, तो इन स्त्रियों का दिल जैसे टूट सा गया था। उनके दिल में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि अगर वो वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाएंगी तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? क्या वहां भी उन्हें अपनापन और इज्जत मिल पाएगी? उन्हें दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई भारी डिसीजन लेने के पहले होती है। इसी बीच मारवा हाउस में निखिल भूमिका के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। दरवाजे पर नॉक करते ही भूमिका ने दरवाजा खोला, और जैसे ही उसकी नजर निखिल पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। लेकिन फिर भी उसने अपने एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? निखिल ने उसकी बात सुनकर एक हल्की सी हंसी की और बोला, देखो भूमिका, आजकल तो कोई काम है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे बॉर्डम को दूर करने के लिए कुछ फन किया जाए। आखिर तुम यहाँ अकेली बैठी हो और तुम्हें तो मुझसे बेहतर कोई एंटरटेनमेंट दे ही नहीं सकता। भूमिका ने एक नज़र निखिल पर डाली और फिर धीमे से बोली, अच्छा
तो तुम मुझे एंटरटेन करने आए हो? निखिल ने तुरंत कहा, हाँ, और वैसे भी यहाँ पर सब कुछ थोड़ा बोरिंग हो गया है, तो तुम्हारे रूम में बैठकर थोड़ा गपशप करना, कुछ मेमोरीज शेयर करना सही रहेगा। उधर गुलेरिया हाउस में नंदिनी नौकरों को जल्दी जल्दी हाथ चलाने के लिए कह रही थी। उसने सबको ये साफ साफ कह दिया था कि अनिका को देसी अंदाज का खाना ही पसंद है, देसी घी, मक्खन, पनीर से बनी हुई चीज़ें, और रोहित को कॉन्टिनेंटल फूड बहुत पसंद है, तो उनके लिए सैलेड्स, पास्ता, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स तैयार करवाना है। बच्चों के लिए तो पहले से ही केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा और उनकी पसंदीदा चीज़ें तैयार हो चुकी थीं। रिया, पिंकी और यश पहले से ही मारवा हाउस में थे और बच्चों की खिलखिलाहट से घर का माहौल और भी हैप्पी लग रहा था। कुछ ही देर में रोहित, मारवा और अनिका की कार घर के सामने पार्क हो गई। रिया ने जैसे ही गेट पर उनकी झलक देखी, वो दौड़ती हुई बाहर आ गई। डैड, आप आ गए, उसने शोर मचाते हुए कहा, और रोहित ने उसे अपने गले से लगा लिया। क्या यहाँ पर तुम्हारा मूड अच्छा है? पिंकी और यश कैसे हैं? क्या तुम उनसे मिली? रोहित ने एक साथ कई सवाल पूछ लिए। तभी नंदिनी ने मुस्कुराकर अपनी फिंगर से हॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, सब बच्चे वहीं पर हैं, चलो अंदर चलते हैं। आर्यन और अलेक्जेंडर भी उनके साथ अंदर चले गए। नंदिनी ने फिर से अनिका को गले लगाकर कहा, तुम बहुत बुरी हो, हर बार तुम्हें खुद आना नहीं पड़ता। अगर यहाँ बच्चे नहीं होते तो शायद तुम आज भी नहीं आती। अनिका ने बस एक प्यारी सी स्माइल दी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसकी स्माइल ही उसकी आखिरी फीलिंग्स बयां कर रही थी। इसके बाद नंदिनी ने रोहित, मारवा को हाथ जोड़कर एक हल्का सा नमस्ते किया। रोहित ने भी अपनी गर्दन हिलाकर स्माइल दी और पूछा, पापा और सिद्धार्थ कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। नंदिनी ने जवाब दिया, चाचा जी कब से आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड हैं कि आप लोग आ रहे हैं। ये सब देखकर रोहित और अनिका दोनों का मूड हल्का और अच्छा हो गया। अब वे दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए, जहां बाकी सब उनका इंतजार कर रहे थे। रोहित ने अनिका की तरफ देखा, उसकी आंखों में सच्चाई और डर साफ दिख रहा था। अनिका, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर कितना डर है। जब कोई अपना सालों बाद हमारी जिंदगी में वापस आता है तो उसे खोने का डर भी उतना ही गहरा होता है। मैं ये सब कुछ अच्छी तरह समझता हूँ। जब आयशा माँ वापस आई थी तो मैं भी बहुत डर गया था। मैं हर वक्त यही सोचता रहता था कि कहीं वो फिर से मुझे छोड़कर चली न जाएं। मैं उन्हें हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहता था। रोहित ने अपनी पकड़ को थोड़ा और मजबूत किया। अनिका, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब कोई अपना अचानक लौट आता है तो उसे खोने का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हमें इस डर को जीतना होगा। हमें अपने अपनों को संभालना होगा। हमें ये यकीन रखना होगा कि हम एक दूसरे को फिर से नहीं खोएंगे। याद है अनिका, जब आयशा माँ महामारी के बीच हमारे पास वापस आई थी, उस वक्त हम दोनों ने उनसे लेकर कितनी ही रातें बिना सोए गुजारी थीं। हम दोनों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक डर था कि कहीं हम फिर से उन्हें खो न दें। तुम तो इतनी बहादुरी से अक्षय का सामना करने पहुंच गई थी जब उसने माँ को होस्टेज बना लिया था, और फिर तुमने माँ को वहां से अपनी साहस और हिम्मत से बचा भी लिया था। रोहित ये सब याद करते हुए एक पल को मुस्कुरा दिया। अनिका के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं फिर वही डर झलक रहा था। फिर अचानक अनिका ने अपनी कार के ब्रेक जोर से दबा दिए। एक पल को तो रोहित का दिल जैसे रुक ही गया। उसने घबरा कर कहा, व्हाट हैपन? लेकिन तभी उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। वे लोग अब गुलेरिया हाउस के सामने थे।